यूजुअल जी, आज हम लाइव सेशन कर रहे हैं आप लोगों के साथ। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर इसमें डाल दीजिएगा जी। आज का टॉपिक, आप लोगों ने अगर कोई पहले सवाल करना है तो वो कुछ, अगर कोई एक एक दो दो हैं तो वो आप कर लें। आपने पहले भी एक सवाल किया था, वो क्या था मिस आपका? शुरू में आपने एक सवाल, डिडक्टिबल अलाउंसेस के बारे हाँ में जी, बता रहे डिडक्टेबल हैं। अलाउंसेस। मैंने 5 चीज़ें आपको बतानी है। उसमें ज़कात, WPPF वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, वर्कर्स वेलफेयर फंड, एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो बच्चों के होंगे, और पांचवा आपका प्रॉफिट ऑन डेट। अगर आप घर अक्वायर, रेनोवेट और उसकी रेनोवेशन के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए मार्कअप पे करेंगी, तो ये 5 चीज़ें अगर इनमें से कोई होगा और उसकी प्री कंडीशंस आप मेट करेंगे तो आप अपनी टोटल इनकम में से माइनस करेंगे तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। सो अभी आज का टॉपिक भी है, अभी आ रहा आगे, अभी वो इनकम, टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम आज का टॉपिक भी है हमारा। बहरहाल आपका कोई और सवाल हो तो ये एजुकेशनल एक्सपेंसेस और जी। जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो वो डिडक्ट हो डिडक्टेबल जाएगी। अलाउंस, हाँ जी, ऐसे ही है, दिया हुआ उन्होंने। पहले नहीं था, बाद में ऐड हुआ ये। पहले 3 ही होते थे, 60, 60A और 60B तक था। C और D बाद में ऐड किया गया है। हाँ जी, आपका तो मिस कोई सवाल? जी मिस, आपका तो कोई नहीं। लेकिन जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहला है बुक कीपिंग है जी, आज का जो क्वेश्चन है। अगर आपसे इंटरव्यू में किसी जगह पे कोई, आप पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो बुक कीपिंग के बारे में सवाल आ जाए तो बुक कीपिंग है क्या? इसको आप सिंपल वर्ड्स के में कह सकते हैं, एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। 3 चीज़ों का ये मजमूआ है। आर्ट ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग दी फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है। एक चीज़ देर में रखिएगा, अगर आप किसी ट्रांजेक्शन को फाइनेंशियल टर्म्स में, रुपीज़ में, पाकिस्तान में रुपीज़ की करेंसी आपको पता चलती है, हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है, उसमें वो अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अनलेस आप इंटरनेशनल लॉ पे अकाउंट्स ना बना रहे हो तो आपको क्या करना है? एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग दी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बुक कीपिंग कहा जाता है। क्योंकि इसके बगैर, आज मैं ये सोच रहा था कि हम ये जो बुक कीपिंग कर रहे हैं, हम अकाउंट्स बना रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेसिकली। मुझे क्या फ़ायदा है कि मैं अकाउंट्स बनाऊं और मुझे क्या नुकसान होगा अगर मैं अकाउंट्स नहीं बनाता। देखिए, 5-6 मोटी मोटी चीज़ें हैं। नंबर 1, इसको आप क्या कहते हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग साइकिल को इकट्ठा कर देते हैं ना। अगला सवाल मेरा अकाउंटिंग साइकिल है, फिर मैं बेनिफिट्स की तरफ, आपकी तरफ आ जाता हूँ। देखें, एक अकाउंटिंग साइकिल जो है ना, वो शुरू होती है वॉचर से। वॉचर से शुरू होगा और एंड होगा आपका जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अब अकाउंटिंग साइकिल क्या है? वॉचर्स, वॉचर से आप जाएंगे जर्नल, जर्नल से आप जाएंगे लेजर, लेजर के अंदर जाहिर बात है कैश बुक, बैंक बुक, सारे लेजर जो है वो बनाएंगे। लेजर से आप उठाएंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से आप चले जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सो वॉचर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। चलें, ये तो हो गया बुकिंग। और ये अब मेरा सवाल जरा डिफरेंट है। अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, जिस ट्रांजैक्शंस को आप रुपीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको वो रिकॉर्ड नहीं करता। जैसे 2 मैनेजर्स आपस में लड़ पड़े, या एक आपने चीज़ खरीदी है तो आपने कहा जी मैंने खरीदी, आप बुक कर दें। मैंने कहा जी कितने की? आप आगे से बोल ही कुछ नहीं रही। आप कह रही हैं जनाब वो प्राइस तो भी तय होनी है, अभी हमें पता नहीं है। तो जब तक आप फाइनल नहीं कर लेते प्राइस को और वो मुझे डॉक्यूमेंट नहीं देते एस्टिमेशन बेस पे, तो ठीक है, क्योंकि आपको पता है ट्रांजैक्शन मोस्टली रियल बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है। तो आप मुझे बताएंगी 10 लाख की मशीनरी है, 2 करोड़ की है, 1 करोड़ की है, कुछ ना कुछ तो आप बोलेंगे, तो मुझे आप डॉक्यूमेंट देंगे तो पता लग जाएगा। एक तो ये बात होगी। अब इससे कनेक्टेड वो 5 पॉइंट जो मैं कह रहा था, फायदा क्या है भाई? हम इतना कुछ करें, वो कागज काले करें, उसमें मतलब मैनुअल और सॉफ्टवेयर में एंट्रियां करें, और एंट्रियों का रोला पड़ा होता है, ये आ गया, वो आ गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ एंटर कर दिया, तो मुझे फायदा क्या होगा? सवाल तो ये। देखें, अगर मैं अकाउंट्स नहीं बनाता तो जो नुकसान आता है वो ऑटोमेटिक फायदे में कन्वर्ट हो जाए। मसलन पहला, मैं आपसे ये कहता हूँ, मुझे एक नोटिस आया कि आपने 3 महीने पहले का बिल पे नहीं किया, एरियल लग के आ गया मेरे बिल में। किसी में भी प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, इनकम टैक्स है, ठीक है, सेल्स टैक्स है। वो कहते हैं जनाब आपने 3 महीने पहले वाला टैक्स जमा नहीं कराया। मैंने कहा जनाब ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी बुक्स में गया, मैंने उसको वो हेड पकड़ा, हेड से पीछे मैं ट्रायल से लेजर, लेजर से मैं सीधा चला गया वॉचर के ऊपर, मैंने उस डेट का वॉचर निकाल लिया।
अब अगर आपको पता ही नहीं कि वोचर किधर है और आपने उसको सब इंटरमिंगल्ड किया हुआ है, तो हो सकता है आपको 3 साल का डाटा ही सारा चेक करना पड़ जाए, तो आप तो परेशान हो जाएंगे, और हो सकता है फिर आपको वो मिले या ना मिले। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, इजिली असेसेबल इंफॉर्मेशन है, जो चीज़ चाहिए आपको मिल जाएगी। एक और भी है मेरे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आपकी एक पार्टी से लड़ाई होगी, मिस सीमा, आपकी लड़ाई होगी, उसने कहा मैंने आपसे 1 करोड़ लेना है। आपने कहा भाई मेरे रिकॉर्ड में आपके लिए 10 लाख पेबल है सारा, आप कहाँ से 1 करोड़ बना के बैठे हुए हैं? आपने कहा भाई ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा जी आ जाए आप मेरे साथ, हमारे पास लेजर अकाउंट है, हमने कब कब चीज़ें आपसे खरीदी हैं, कब कब आपको पेमेंट की है, वो सब मेरे पास है। आप कैसे कहते हैं? मैं तो 90 लाख आपको दे चुकी हूँ, ये मेरे पास क्रॉस चेक है, ये कैश की रिसीविंग है, ये आपको 90 लाख मैंने दे दिया हुआ है। 90 लाख में मैंने मेजर पेमेंट 80 लाख की आपको क्रॉस चेक दी है और 10 लाख रुपए मैंने आपको कैश दिया। तो उन्होंने अपना, आपने जी आपके रिकॉर्ड में क्या? उसने कहा जी असल में हमने रिकॉर्ड बनाया नहीं हुआ। तो उसने कहा जी फिर खोले ना अपनी बैंक स्टेटमेंट, ट्रांसफर हुआ है ना, क्रॉस चेक गया तो आपके अकाउंट में पैसा गया, वो बिजनेस का अकाउंट लाए आप। अगर ऐसे नहीं है तो मेरे अकाउंट में डेबिट कैसे हुआ? वो आपके नाम के चेक मेरे पास पड़े हुए, फोटो कॉपी हैं, ये ले चेक ले ले, ये जाके अपने बैंक में जाके चेक करें। उसने फिर जाके चेक किया, उसने कहा हाँ जी मेरे साहब ठीक कह रही हैं, ये तो आ गया आपका 80 लाख रुपया क्रॉस चेक के थ्रू, बाकी रह गया 10 लाख, उसकी रिसीविंग किधर है आपके पास? आपने कहा जी ये वॉचर है, ठीक है, इस पे आपके बंदे ने CNIC दिया था, ये रिसीविंग ली है, ये आप पकड़े, इसको चेक करें। वो चेक करेगा ये बंदा मेरा ही है, पैसा आया हुआ है, ले जी 90 लाख का मसला आपने हल करवा लिया। करोड़ों रुपए का, 1 रुपए से लेके अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन आप वेरीफाई करा सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपके पास ये डाटा ना होता तो मुश्किल नहीं, 90 आपके खाते में पड़ गया, उसने कहना मैंने लिए ही नहीं, मैंने आपको चीजें दी हैं, ये मेरे पास प्रूफ है, आपने मुझे पैसा दिया, ये किधर है? ये फाइनेंस का डिपार्टमेंट खतरनाक क्यों है? सबूत मांगता है, सबूत किधर है भाई? मैंने तो नहीं लिया आपसे, ठीक है, अब फिर किसी ना किसी के खाते में तो जाएगा वो। अच्छा चले, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, आपको ये पता लग गया कि मैं किसी भी वक्त किसी, अच्छा इसी तरह आपका भी रिसीवेबल अगर है, ठीक है, अब आप कहती हैं जी मैंने आपसे 1 करोड़ लेना, दूसरे बंदे को कहते हैं सेल की, वो कहता है मैंने आपको देना ही कुछ नहीं। आपने कहा जी फिर ये जो मैंने चीजें आपको चीजें गई थी, हाँ जी गई थी। उसने कहा जी मेरे रिकॉर्ड में आपको बैलेंस क्लियर हो गया हुआ है, तो मैं, आपने कहा जी लाइन दिखाएं। उसने कहा जी ये मैंने 1 करोड़ रुपया भेजा। उसने कहा जी किसको भेजा? वो पता लगा वो मैनेजर लेके भाग गया और उसको लगा कि मैंने दे दिया, आप तक वो पहुंचा नहीं, अब वो फेल्ड हो गया, साबित नहीं कर पा रहा कि पैसा आपके पास गया है। समझ आ रही बात? अब वो साबित नहीं कर, पैसे उसने दिए लेकिन आप तक नहीं पहुंचे, तो आपका केस जेन्युइन हो गया क्योंकि पैसे आपके पास आए ही नहीं है। सो रिसीवेबल, पेएबल सबसे इंपॉर्टेंट। फिर आपको कोई भी रिसीट वेरीफाई करनी, मैंने कहा यार ऐसे करो, मुझे ना आप जनवरी 2019 की ना सेल निकाल के बताओ। अब अगर आपने ना मेंटेन की हो, कौन निकाल के देगा भाई? वो कहेगा जी कहां से निकलेगा, मेरे पास तो रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, ना इनवाइस है, ना बिल है, ना पर्ची, ना खाता, कुछ भी नहीं है, तो ख्वाब होगा एक। आप कहेंगे यार ये किस तरह का अकाउंट है भाई, डाटा ही नहीं है आपके पास। तो देखने में ये डाटा है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, इसकी फर्दर 2-3 और करके आगे जाऊंगा। अब ये किस किस को फायदा हो सकता है? मैनेजमेंट तो हर एस्पेक्ट में इंटरेस्टेड है, प्रोस्पेक्टिव। अच्छा, मैं आपसे आपका बिजनेस लेना चाहता हूं, आप अपना बिजनेस मुझे दे दें। आप कहती ठीक है जी, आजे बैठे एसेट्स की वैल्यू लगा लेते हैं, और एंड पे लड़ाई असल में जो सही जहां जाके रुकनी है वो है गुडविल। आप कहते जी मेरा रनिंग बिजनेस है, मेरे 50 क्लाइंट है, आप मुझे बताएं, जैसे मैं ये पेट्रोल पंप वाले के पास चला जाऊँ, मैं कहूँ यार ये मुझे दे दो, माशाल्लाह इनका इतना अच्छा ये पेट्रोल पंप है, इतनी अच्छी लोकेलिटी है, आज तक मैंने कभी इनको खाली नहीं देखा। जब भी मेरी नजर पड़ती है गाड़ी वाला मोटरसाइकिल वाला, गाड़ी वाला मोटरसाइकिल वाला खड़ा है, वो डलवार है, स्पॉट पे जगह है। अब आप सोचो कि इसकी गुडविल कितनी होगी। वो जमीन और बाकी चीजों के पैसे तो लेगा, वो कहेगा जनाब ये तो प्राइस होगी लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी की, अब जो मैंने आपको इस मौके की जगह के जो क्लाइंट आपको मिलने हैं उसका 4 करोड़ मैं आपसे अलग लूंगा। अब देख ले, तो गुडविल भी डिटरमिन करनी है। अब अगर आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, चीजें नहीं मेंटेन की हुई, तो कैसे वो प्राइस डिटरमिन होगी? चलते फिर वो देखेगा इसको साल में प्रॉफिट कितना होता है, मुझे कितना होगा।
तो जो पैसा मैं लगाऊंगा मेरा पे बैक पीरियड क्या होगा, कितने सालों में ये वापस आएगा। ये सारी चीजें प्रोस्पेक्टिव बायर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, उसके बगैर वो आपकी बात नहीं सुनेगा। नंबर 2, बाकी डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, फिर आपने बैंक से लोन लेना है, वो कहेगा लाओ जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आओ, आपने रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन किया हो, वो कहेगा जनाब हमें तो पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट है लॉस है, आप वापस भी कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं किधर जाएगा पैसा। पर्पज के बगैर लोन नहीं मिलता, पर्सनल हो या कमर्शियल हो, किस पर्पज के लिए पैसा जा रहा है। सो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे आपका विजन ब्रॉड करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होती। फिर आपने अपने बिजनेस को चेक करना है, आप करते जा रहे हैं, आपको ठीक है पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सब अपनी जगह पे है। आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कौन बताएगा, जुबानी पता लग जाएगा, नहीं पता लग सकता। साल का डाटा इकट्ठा करोगे लग पता जाएगा आपको बनाते वक्त कि जनाब पूरे साल में सेल कितनी हुई, पूरे साल के आप खर्चे निकाले, पूरे साल का डाटा मुझे दे। आसान काम नहीं होगा, ये एक जिम्मेदारी वाला काम है। फिर ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे होगी तो रिजल्ट ही उल्टा हो जाएगा। आप सेल को परचेज को सेल डाल दें, खर्चे बुक ना करें, ओवर स्टेट कर दें, अंडर स्टेट कर दें, तो रियल डाटा आपके सामने नहीं आ सकेगा। इसलिए अकाउंट्स का बनाना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं बहुत ज़रूरी है। ये पहला था जी आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग साइकिल, 2 सवाल आपके। अब हर साल यही ट्रेल यही चलेगी, हर साल वोचर्स आएंगे, वोचर्स के आगे आपको फिर उसी तरह आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक और रेशियो एनालिसिस तक पहुंच जाएंगे। ये रिपीट ओवर ए पीरियड, हर एक एंटिटी का कोई ईयर एंड होता है। अब उस ईयर एंड पे पूरा डाटा क्लोज करना होता है, चाहे जून है, चाहे दिसंबर है, चाहे सितंबर है, चाहे अगस्त है, जो भी ईयर एंड है उस ईयर एंड के हिसाब से, ये भी आपके लिए हर क्लाइंट पे जरूरी होगा, इसका ईयर एंड क्या है। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है जी आपका, जैसे बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है, उनका दिसंबर ईयर एंड है 31 दिसंबर 2020। आपकी टेक्सटाइल है उसका जून हो गया हुआ है, जून 2020 या जून 2021 आगे जो आप क्लोज होगा, ठीक है। अब कुछ स्पेशल टैक्स ईयर वाले भी हैं जिनका राइस स्कीम वाले हैं, जैसे उनका 31, किसी का 31 अगस्त है, किसी का 30 सितंबर है, वो उन्होंने एक एसआरओ दिया हुआ है एफबीआर ने, जिसमें स्पेशल टैक्स ईयर को डिफाइन किया गया है कि इन लोगों के साल ये वाले लिए जाएंगे। लेकिन मोस्टली जो यूज हो रहा है वो जून और दिसंबर चलता है ज्यादा, बाकी लोग 30 सितंबर वाले भी हैं, 31 अगस्त वाले भी हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिस एंटिटी में आप काम कर रहे हैं इसका फाइनेंशियल ईयर क्या है, वो एंड कब होता है, ताकि आपको पता हो कि मैंने जनवरी टू दिसंबर अकाउंट्स बनाने हैं या जुलाई टू जून अकाउंट्स मैंने बनाने हैं। लेकिन मैनेजमेंट किसी भी पीरियड के अकाउंट्स आपसे बनवा सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन कहाँ से पता चलेगा? ये जनरली जिनके स्पेशल टैक्स ईयर नहीं ना होते उनका नॉर्मल टैक्स ईयर होता है। तो सबसे पहले हम स्पेशल टैक्स ईयर करते हैं कि इस एंटिटी का स्पेशल टैक्स ईयर ना हो, अदरवाइज जुलाई टू जून ही है, ठीक है, बाकी सारे उधर फॉलो करते हैं। तीसरा जी पॉइंट आज का जो आपसे शेयर करना है, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं या इवन ट्रेडिंग में भी हैं तो आपने क्वांटिटेटिव रिकंसिलेशन या प्रोडक्शन रिकंसिलेशन कैसे बनानी है। कल फार्मूला तो हमने आपसे शेयर किया था आप लोगों ने, आपने कहा था जी ओपनिंग स्टॉक है, एड परचेजेज है, लेस कंज्यूम्ड आप जो इशू हुआ है तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा, ठीक है। तो अब आपने इसको इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी भी लेना है और इन टर्म्स ऑफ रुपीज भी आपने लेना है। और इसकी एक तो हो गया क्वांटिटेटिव रिकंसिलेशन, दूसरा आप याद रखिएगा इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का तरीका क्या है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी स्टैंड्स फॉर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट और ओआर और या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में से जो लोअर होगा। अच्छा, अब आपको बताता चलूं, आज मैं यही सुबह सोच रहा था कि इसमें क्या आपको 2 चीजें देनी है। ये फार्मूला टैक्स के अंदर भी सेम है, ये अकाउंटिंग के अंदर ही नहीं, सिर्फ इस टैक्स का ये सेक्शन है, अल्लाह आपका भला करे, 35 सेक्शन ये बताता है जो आपने इन्वेंट्री अकाउंटिंग में तरीका पढ़ा है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, और क्या मेथोडोलॉजी निकालने की, वो सारा एज इट इज इसके अंदर कॉपी हुआ। 23 तो मिस इनिशियल अलाउंस है। अच्छा जी, अब आपने प्रोडक्शन की भी रिकंसिलिएशन बनानी है। अब 2 चीजें, या तो आप खरीद के बेच रहे हैं या बना के बेच रहे हैं, या आप सर्विसेज रेंडर हैं या एनपीओ हैं, उसके मुताबिक आपकी चीजें बाहर आएंगी। सो आपको ये भी पता होना जरूरी है कि आपका जो क्लाइंट है या आपका जो ओनर है या आपका जो एंटरप्राइज है वो करता क्या है।
नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उससे बड़ा हेल्प मिलता है कि ये काम क्या करते हैं। मसलन अगर एक बंदा एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका मतलब है वो मेंबर्स और लोगों से डोनेशन लेके तो आगे लोगों के लिए वो पैसा खर्च कर रहे होंगे। जैसे आपको शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट में जॉब मिल जाए तो क्या हो रहा है कि उनको डोनेशन आ रही है, ठीक है, और भी जो ज़कात है वट एवर जो उनके पास आता है वो इनफ्लो में आएगा, और लोगों के ऊपर ज़ाहिर बात है वो फिर मेडिसिन है, डॉक्टर्स की खर्चे वगैरह तो होंगे ही, बाकी वो चीज़ें लोगों पे ऊपर। अब उनको ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैसा ही मिल रहा हो, उनको चीज़ें भी मिलती हैं और उसको वो यूज़ कर लेते हैं, आगे देते हैं, जैसे भी वो करते हैं, वो उनका पर्पज़ है, वो हमारा मसला नहीं है जी। तो आपको रिकन्सिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, चाहे फिनिश्ड है चाहे रॉ मटेरियल है, जो भी है, आपको प्रोडक्शन की रिकन्सिलेशन करनी है कि मैंने बनाए कितने हैं। मैंने बनाए हैं 10,000 यूनिट, ठीक है। फिर एक इसमें एक अचानक मुझे एक चीज़ और याद आ गई, इसमें आपको वेस्टेज को भी जेल में रखना है, क्योंकि जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है कि वेस्टेज को भी इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन कुछ ऐसी वेस्टेज होती है जो आप नहीं कर सकते, वो आप आउट ऑफ जो क्या कहते हैं प्रेमिसेस, आप उसको बेच देते हैं या वेस्ट कर देते हैं, और वो भी आपकी प्रोडक्शन का हिस्सा ही होता है। जैसे मैंने कहा जी, मैं जितनी प्रोडक्शन करता हूँ उसका जो 100 अगर यूनिट के लिए प्रोडक्शन डालता हूँ तो 5% मेरा वेस्ट हो जाता है, तो वेस्टेज 5% होनी चाहिए, वरना प्रोडक्शन रिकन्सिलेशन आपकी आउट हो जाएगी, क्योंकि आउटपुट आपकी 95% आई है। सो परसेंटेज अलग है, क्वांटिटी अलग है, और रुपीज अलग होंगे आपके। अच्छा जी, चौथा पॉइंट आज का। अच्छा, अभी तक कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि 3 हुए, कोई आपके जेहन में हो तो आप कर सकती हैं। हाँ जी मिस, कोई भी आपके रिकंसिलिएशन मैं दोबारा बता दें। देखिए रिकन्सिलेशन, देखो ये जैसे वो कैश की रिकन्सिलेशन नहीं कल बनाई मिस, ये उसी तरह ही है। ओपनिंग मेरे पास है 4,000 यूनिट, मैंने 10,000 परचेज किए, प्रोडक्शन को मैंने इशू कर दिया 8,000, तो बाकी क्लोजिंग 6 है, एक क्वांटिटेटिव रिकन्सिलेशन है। अच्छा, अब रुपीज में आ जाए, वो भी जरूरी है। देखें, क्वांटिटेटिव तो आप करेंगे ही करेंगे, और 4 तरह का स्टॉक मैंने आपको बताया था, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस, फिनिश गुड्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये 4 चीजें मैंने आपको दी थी, वो अपनी जगह पे रहेंगी। उनकी वैल्यू भी चाहिए, उनकी क्वांटिटी भी चाहिए, उनकी रिकन्सिलेशन भी चाहिए। अब आ जाते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बेसिकली ये है कि आपने कहा, आप प्रोडक्शन मैनेजर से या इंचार्ज से पूछेंगी कि भाई मुझे ये बताओ कि ये कितनी हम इनपुट डालें तो आउटपुट क्या आता है। अगर मैं मुझे 10,000 यूनिट चाहिए, फर्ज करो फिनिश के, तो मैं कितने का रॉ मटेरियल उसमें डालूंगी कि मुझे 10,000 यूनिट मिले। वो कहेगा जी आपको कम से कम कोई 10,500 का जो मटेरियल होगा क्वांटिटी का वो डालेंगी, तो 5,100 वेस्ट होएगा, बाकी 10,000 आपका आउटपुट में जो इफेक्टिव प्रोडक्शन या गुड यूनिट जो है वो बाहर आ जाएगा। अब एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, वो मैं आपसे शेयर करता चलूं। जो नॉर्मल प्रोडक्शन लॉस होता है उसके लॉस को अकाउंट फॉर नहीं किया जाता, वो इतना नॉमिनल होता है कि आप उसको अकाउंट फॉर नहीं करते। मसलन ये पता क्या, इसकी एग्जांपल ऐसे है, अगर आप 1 किलो दूध लेने जाते हैं तो वो बर्तन में 1 किलो दूध अपने में वेट करेगा, जब वो उठा के आपके बर्तन में डालेगा ना, तो आपको पता है कुछ थोड़ा सा दूध उसके बर्तन में रह जाएगा, वो अप्रोक्सीमेटली इतना कम होता है कि आप उसका लॉस अकाउंट फॉर नहीं करते। यानी अगर मैं आपको कहूँ ना कि मुझे ये पूरा 1 केजी दोबारा करके दिखाओ एक बर्तन में से निकाल के, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, हल्का सा। ये वही है जैसे न्यूटन का तीसरा कानून है कि जी हर एक्शन का रिएक्शन होता है, एक्शन और रिएक्शन अपोजिट होते हैं, ठीक है। वो कहता है जी, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि जिस स्पीड से बॉल गई है उसी स्पीड से वापस आए, ये मेरा सवाल था। तो उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंस पड़ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि उस पावर से नहीं आएगा, थोड़ी सी पावर कम हो जाएगी, क्योंकि उधर से फेंकने वाला कोई नहीं है, उसने हिट होके वापस आना है दीवार से। तो इसी तरह ये है कि जब आप दूध को उठा के दूसरे में डालते हैं तो वो जो हल्का सा थोड़ा सा जो नॉमिनल लॉस है ना, उसकी कोई एंट्री नहीं की जाती, वो इसके गुड यूनिट के अंदर ही चला जाता है। ये सवाल आया था सीए इंटर में कि अगर आपका प्रोडक्शन में थोड़ा लॉस हुआ है और एक्चुअल लॉस भी आपका हुआ है, एक्सीडेंटल लॉस भी है, तो आप इसकी एंट्री क्या पास करेंगे और लॉस को अकाउंट फॉर कैसे करेंगे। तो सवाल ये, जवाब ये था कि जो नॉर्मल लॉस है
जो प्रोडक्शन का लॉस जो कि गुड यूनिट पे ऑब्वियसली उसको डिवाइड किया जाता है, उसकी कोई एंट्री नहीं होती, उसका कोई लॉस काउंट फॉर नहीं होता, वो ऑटोमेटिक गुड यूनिट में एब्जॉर्व हो जाता है। और जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो आपको पता है कि वो ट्रेडिंग काउंट या मैन्युफैक्चरिंग काउंट को इफेक्ट नहीं करता, वो लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। आपने जीपी ऐसे ही निकालना है जैसे लॉस हुआ ही नहीं था, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जी आपका। चौथा अब क्या है जी, रेशो एनालिसिस। यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका जी? चले, क्लियर हो गया। चौथा है जी आपके पास वो आ रहा है रेशो एनालिसिस। अब एनालिसिस आपके दो तीन तरह के हैं। आप उसको अमाउंट में कर सकते हैं, आप उसको परसेंटेज में कर सकते हैं, आप उसको डेज में कर सकते हैं, जहां जहां एप्लीकेबल है। आप सिमिलर इंडस्ट्री से कर सकते हैं, प्रीसीडिंग टैक्स ईयर से कर सकते हैं, प्रीसीडिंग टैक्स ईयर से कर सकते हैं, इंडस्ट्री एवरेजेस से कर सकते हैं। सो रेशो करने का पर्पज ये होता है कि आपको बिजनेस की बेसिकली ट्रेंड को आप चेक करना चाह रहे होते हैं कि बिजनेस का ट्रेंड क्या है, प्रॉफिट में जा रहा है, कंपेटिटिव है, ये तो नहीं कि हम मिसमैनेज कर रहे हैं, या कंट्रोल या चेक एंड बैलेंसेस हमारे ठीक नहीं है। सिर्फ सेल को नहीं देखना होता, आपको खर्चों को भी दोनों को लेके चलना होता है। रेशो एनालिसिस, अब इसमें 10 तरह की आपकी एग्जांपल्स हैं। आप रिसीवेबल पीरियड निकाल सकते हैं, पेबल पीरियड निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ले सकते हैं, नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो ले सकते हैं, वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। यानी आपके पास डिफरेंट तरह की चीजें हैं जिससे आप अपनी रेशो निकाल के तो उसको चेक कर सकते हैं। आपका कोई सवाल तो नहीं? आगे चलो। पांचवा जी, बड़ा अच्छा मैंने आपके लिए सबके लिए सोचा ये कि सप्लाईज अंडर दी सेल टैक्स लॉ। 3 इसमें सप्लाईज है जी। एक है टैक्सेबल सप्लाई, एक है जीरो रेटेड सप्लाई, और एक तीसरी है एग्जेम्प्ट सप्लाई। पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो जीरो रेटेड सप्लाई है, डेट इज ए पार्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, उस पर रेट 0% है, तो जीरो रेटेड सप्लाई को टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन में शामिल किया जाता है। आप जब सेल टैक्स लॉ पढ़ेंगे उसके अंदर डेफिनेशन में जाएंगे तो आपको मिलेगा। नंबर 1। अब आ गया एक तो गया टैक्सेबल, यानी स्टैंडर्ड अगर रिड्यूस रेट ना लगा तो 17% आपका सेल टैक्स है, एफपीआर ने जो पूरे मुल्क में लगाया हुआ है, अनलेस रिड्यूस रेट या आपको एग्जेम्पशन या जीरो रेटेड ना मिल जाए। दूसरा आपके पास है जीरो रेटेड, वो मैंने बता दिया, एक्सपोर्ट करते हैं, बेस्ट एग्जांपल है, और जगहों पे भी है, उन्होंने बताया हुआ है कब कब जीरो होगा। तीसरा आपके पास है एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई ये होता है कि आप की जो सप्लाई होती है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल टैक्स है, और उसके लिए रेलिवेंट जो आपका जो शेड्यूल और सेक्शन है, सेक्शन 13 और 6 शेड्यूल उसका है, उसमें पूरी एक लिस्ट पड़ी हुई है कि कौन कौन से आइटम एग्जेम्प्ट है, और 5th शेड्यूल बताता है कौन कौन से जीरो रेटेड है, और फिर टैक्सेबल 3rd शेड्यूल बताता है कि कौन कौन से जो आपकी प्रिंटेड प्राइस के ऊपर, फिक्स प्राइस के ऊपर सेल टैक्स लिया जाता है। तो ये 3 तरह की सप्लाई है। अब अगर आप एक क्वेश्चन कर लें जो मेरे जेहन में फौरन आएगा, जो मैं सोच रहा हूँ आपके जेहन में भी आना चाहिए, तो फिर इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि जीरो रेटेड तो टैक्सेबल सप्लाई में चला गया। देखें, अगर मैं टैक्सेबल सप्लाई करता हूँ और मेरा रिफंड आ जाता है, तो आप 1 साल के बाद जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, आप उसके बाद रिफंड के लिए अप्लाई कर सकती हैं अगर आपका इनपुट ज़्यादा है। जीरो रेटेड में एक्सपोर्ट जितने लोग करते हैं उनको इनपुट वापस मिल जाता है सारा, जहाँ जहाँ लोग अलो करता है। 2 बातें होगी। और एग्जेम्प्ट सप्लाई वो होती है जिसका इनपुट नहीं मिलता, ठीक है, वो आपकी कॉस्ट में चला जाएगा, फिर आप सेल टैक्स जो होगा आपको वापस नहीं मिलेगा, ना एडजस्टमेंट मिलेगी ना वापस मिलेगा, वो जाएगा आपकी कॉस्ट के अंदर। तो ये 3 तरह की सप्लाईज है जो आपको अक्सर सुनने को मिलेगी। 5 हो गए जी? कोई सवाल तो नहीं 5वें में? हाँ जी। टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेट, टैक्सेबल प्लस जीरो रेटेड, इसको टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है। यानी एक पे रिड्यूस या स्टैंडर्ड रेट है और दूसरे पे आपको 0% लगा हुआ है, लेकिन वो है टैक्सेबल सप्लाई। जैसे इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल दूं आपको, आपका जो सैलरी जो है ना 6 लाख रुपए तक टैक्सेबल है, रेट ऑफ टैक्स 0% है। समझ आई? बताओ मैंने क्या कहा? 6 लाख एग्जेम्प्ट नहीं है, 6 लाख तक वो टैक्सेबल इनकम है, लेकिन रेट ऑफ टैक्स क्या है? 0% है। इसी तरह एक्सपोर्ट जो सेल है वो जीरो रेटेड है,
लेकिन रेट ऑफ टैक्स क्या है बेसिकली, वो 0% है। ये असल में दो चीजें आपको बतानी थी। अच्छा जी, ये कौन सा था आपका, 5 हो गए ना, सप्लाई वाला। टाइप्स ऑफ एरर्स इन फाइनल अकाउंट्स, अगर आप जाएंगी तो उसने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मैंने दो हिस्से बनाए हुए हैं। एक को वो कहता है बुक कीपिंग एरर और एक को वो कहता है ट्रायल बैलेंस एरर। ठीक हो गया, यानी ट्रायल बैलेंस से पहले पहले एरर्स को वो बुक कीपिंग का एरर कह रहा है और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आप करेंगे वो ट्रायल बैलेंस एरर है। अब गलती आप कोई भी कर सकते हैं। आपने एंट्री ही ओमिट कर दी, एरर ऑफ ओमिशन। आपने वन साइडेड एरर कर दिया, एरर ऑफ कमीशन कहता है वो इसको। फिर आपने फिगर आगे पीछे कर दी, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। फिर आपने क्या किया, आपने वैल्यू ओवरस्टेट कर दी या अंडरस्टेट कर दी। फिर आपने क्या किया, आपने क्या कहते हैं, एक एंट्री को डेबिट करना था, ए को डेबिट करना था, डेबिट करने की बजाय पोस्टिंग में आपने क्रेडिट कर दिया उसको। जी मोहम्मद कामरान साहब आपका सवाल लेते हैं जी ये करने के बाद। हाँ जी, तो एरर, अच्छा अब आ जाए ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंट एरर्स क्या होंगे। आप एक को डेबिट करना था, आपने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया। फिर आपने टोटल करते वक्त गलत कर दिया, फिर आपने पोस्टिंग करते वक्त गलत कर दिया, फिर आपने सेल को क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया। ठीक है, किसी तरह का भी एरर होगा तो ये मेन एरर जो है उसके अंदर ये कवर हो रहे हैं। इसमें आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर देखेंगे, आपको मिल जाएगा। फिर एंड पे वो आपसे ये पूछता है कि इन एरर्स का इफेक्ट प्रॉफिट या लॉस पे क्या होगा। तो यार्ड स्टिक हमने उसकी निकाल ली हुई है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये यार्ड स्टिक मैंने आपको पकड़ा दी है। फर्ज करें एक एंट्री बना लेते हैं ना, मैंने रिपेयर की 10,000 रुपए की, मैंने रिपेयर को डेबिट करने की बजाय प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर दिया। अब जब मैं इसको रेक्टिफाई करूंगा तो रिपेयर डेबिट होगा और प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, रिपेयर डेबिट हो गया तो करेक्शन करने के बाद मेरा प्रॉफिट 10,000 रुपए से कम हो जाएगा, और अगर लॉस होगा तो बढ़ जाएगा। ये भी चीज ध्यान में रखनी है। अब उल्टा कर दो, मैंने सेल को क्रेडिट करना था, सेल को क्रेडिट करने की बजाय मैंने पार्टी को क्रेडिट कर दिया। अब जब मैं एंट्री ठीक करूंगा तो पार्टी को डेबिट करूंगा, सेल को क्रेडिट करूंगा, सेल क्रेडिट हो गई, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा अब ये भी हो सकता है सेल डेबिट हो रही हो, मैंने सेल डेबिट करनी थी, डेबिट मैंने पार्टी को कर दिया। अब पार्टी को क्रेडिट करूंगा और सेल को डेबिट करूंगा। जब सेल डेबिट होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस आइटम डेबिट हो गया, फार्मूला आपके पास आ गया। अगर प्रॉफिट एंड लॉस आइटम कोई भी डेबिट या क्रेडिट, अगर वो डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट कम हो रहा है। इसी तरह अगर वो क्रेडिट हो रहा है, चाहे वो डेबिट क्रेडिट आइटम कोई भी है, जब वो क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस का कम होना इनकम को बढ़ा देता है, इनकम का कम होना प्रॉफिट को कम कर देता है, सीधे सब। इसलिए लॉजिक ये है बीच में, इसलिए दोनों साइड कवर हो जाती है। एक सवाल आया जी इधर से, वो कह रहे हैं मोहम्मद कामरान साहब कह रहे हैं टैक्स ट्रीटमेंट फॉर फॉरेन इनकम लाइक कॉल सेंटर इनकम। मोहम्मद कामरान साहब इसका ना 133 क्लॉज है सेकंड शेड्यूल पार्ट 1, उसको जाके पढ़ ले। अगर आप उसकी कंडीशंस को मेट करेंगे तो 2025 तक उनकी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो मोहम्मद कामरान साहब मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा, इसको चेक कर ले और इसको ओके करके तो फिर मुझे बता दीजिएगा। जी जनाब, उसमें 2 कंडीशन है कि पैसा 80% से ज्यादा बैंकिंग चैनल के थ्रू आना चाहिए, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं इसमें वो उसको दो वर्ड वो यूज करता है, वो यूज करता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, आईटी इनेबल सर्विसेज एंड आईटी कनेक्टेड आइटम जो है वो अगर आप कर रहे हैं तो फिर उसकी एग्जम्पशन होगी। तो उसकी प्री कंडीशन 133 क्लॉज में पढ़ लीजिएगा। हाँ जी, कौन सा नंबर आ गया जी आपका? हाँ जी, कंपनसेटिंग एरर ये होता है कि आपने अगर 1 लाख रुपया कहीं कम डेबिट किया है तो कहीं क्रेडिट भी कम कर दिया आपने, तो कंपनसेट हो गया आपस में। अगर मैंने 1 लाख डेबिट ज्यादा किया तो क्रेडिट भी कहीं ज्यादा कर दिया, कंपनसेट हो गया ना आपस में।
वो नलीफाई हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस ये नहीं बताता कि चीज़ें आपने जो एंटर की हैं वो सारी ठीक हैं, वो सिर्फ फिगर वर्क तक बताता है, उसकी ऑथेंटिसिटी और वेरिफिकेशन आपने करनी है। फर्ज करें एक एंट्री मैंने मिस कर ही 10 लाख से दी है, जबकि करनी 1 लाख से थी, तो ट्रायल बैलेंस तो फिर भी टैली है। अच्छा मैंने एंट्री डाली नहीं तो ट्रायल बैलेंस फिर भी टैली है। मैंने ओवर स्टेट किया तब भी टैली है, मैंने अंडर स्टेट किया वो तब भी टैली है। तो टैली होना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि जो एंट्रीज आपने अंदर की हैं वो पेपर वर्क और जेन्युइन और अप्रूवल के साथ है और ठीक होनी चाहिए, तब बात बनेगी आपकी। ठीक हो गया जी? जी सर। चले आगे जी, जी सर। चले। कौन सा नंबर आ गया जी? सर 8वां 8वां पॉइंट। स्टार्ट हुआ। इफेक्ट वाला तो हो गया, ये भी हो गया। 8वां पॉइंट आ गया जी। हाँ जी 8 है। 8 है जी मेरे पास इनकम, टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। देखिए मैं आपको बताता चलूं, इनकी ना प्रॉपर डेफिनेशंस अवेलेबल है। ये नहीं है कि हमको तुक्के मार रहे हैं और ज़बानी बातें कर रहे हैं। इनकम की डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर अल्फाबेटिकली आई पे जाएंगे तो आपको वो देगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो 4 चीज़ें आपको बताएगा। इनकम अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम, इनकम अंडर फाइनल टैक्स रिजीम प्लस कर रहा है वो, लॉस ऑफ इनकम, और चौथा है डीम्ड इनकम। इन 4 चीज़ों को उसने वहाँ लिखा हुआ है, यानी आप इन चारों तरीकों से पैसा ला सकते हैं। इन से अगर आपकी इनकम आएगी, वैसे तो 5 हेड्स ऑफ इनकम डिफाइंड है, लेकिन उसने नॉर्मल टैक्स रिजीम प्लस फाइनल टैक्स रिजीम प्लस लॉस ऑफ इनकम और प्लस डीम्ड इनकम, ये चारों को जमा करेंगे तो आपके पास इनकम आ जाएगी अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम। नंबर 1 एफटीआर भी शामिल है। ये सेक्शन कौन सा है इसमें? सेक्शन इसका सेक्शन 2 है। अल्फाबेटिकली आप आगे जाएंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन है। आई में जब आप जाएंगी तो इनकम की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। ये चारों चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। मेरे मटेरियल में ये कंटेंट भी है, आपको मिल जाएगा। लेकिन पर्पस जो समझ आना है वो मैंने आपको आपकी प्लेट में डाल के आपको पकड़ा दिया है। उन पर सब खा लेना है तो ठीक है। प्लेट में डाला वो चीज़ें कहाँ छोड़ते हैं लोग। चले टोटल इनकम जी आगे। एक तो खाना खाना होता है ना, एक नॉलेज खाना होता है बंदा, ये भी काम की चीज़ है। टोटल इनकम कैसे होगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमारी ना एक बंदे से बहस हो गई, तो मैंने क्या किया, मैंने एफटीआर की इनकम, सेपरेट ब्लॉक इनकम उसमें मैंने जमा की हुई थी और बाद में जाके मैंने उसे माइनस कर दिया। तो वो कहने लगे जी आपने ना एक गलती की है। मैंने कहा जी आप बताएं। जी मैं आपका सवाल लेता हूं जी कामना जमीन साहब। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो कह रहे हैं मैंने कहा नहीं सॉरी सवाल पहले ले लो। उन्होंने कहा जी आपने वो बुक पढ़ रहे थे ना मेरी। उन्होंने कहा जी आपने बुक में एक चीज़ गलत की है कि आपने क्या किया है कि आपने एफटीआर की इनकम को भी इनकम टोटल इनकम के अंदर जमा किया हुआ है, जबकि सेक्शन ये कह रहा है, वो मुझे ले गए सेक्शन 4 के अंदर कि वहाँ हमारे मुताबिक एफटीआर की इनकम को टोटल इनकम के अंदर नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा देखें सर 2 बातें। पहली बात तो ये वो खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो आपको पता है प्रोफेशनल कहाँ जल्दी बात मानते हैं किसी भी फील्ड में हो। वैसे तो कोई भी बंदा नहीं मानता जब तक लॉजिक ना हो उसके अंदर, भाई ये कैसे हो गया। मैंने कहा देखें पहली बात तो ये है, मुझे एक चीज़ बताए, भूल जाए किताबें आप सारी। मेरा आपसे सवाल है, एक बंदा अगर ये कहे, जब उन्होंने बहस ज़्यादा की ना, पहले मैं कहा मेरी बात सुन ले। एक बंदा में से आपको आके ये कहे, गौर से सुनना, आप लोगों को आके ये कहे कि मेरी इनकम है 10 लाख रुपए और टोटल इनकम है 2 लाख रुपए, तो आप कहेंगे भाई कैसी बातें कर रहे हो आप, ये कैसे हो सकता है कि इनकम तुम्हारी 10 लाख है, ठीक है, और टोटल इनकम 2 लाख हो गई है। हाँ अगर तुम ये कहते कि मेरी टोटल इनकम 10 लाख है और टैक्सेबल इनकम 2 लाख है, तो बात समझ आती कि आपने एग्जेम्प्ट को अलग कर दिया। मैंने कहा आप आगे पूरा पढ़े, आगे लिखा हुआ है कि वाइल डिटरमिनिंग दी टैक्सेबल इनकम आप सेपरेट ब्लॉक और एफटीआर को अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो जब ऐड नहीं करेंगे तो पहले ऐड होगा तो आप माइनस करेंगे ना। फिर उसने मैंने कहा आप पढ़े सेक्शन 9-10 में डेफिनेशन। टोटल इनकम ये बताती है कि टोटल इनकम इज द सम ऑफ जितनी इनकम आई है वो प्लस एग्जेम्प्ट इनकम, वो जमा है उसके अंदर। लेकिन जैसे ही आप टैक्सेबल इनकम में जाएंगे वो क्या करेगा, उसमें से एग्जेम्प्ट इनकम और जो भी आपसे बहस हुई डिडक्टेबल अलाउंसेस वो माइनस करेगा, तो फिर आपकी आएगी
और ऑब्वियसली एफटीआर की इनकम भी टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाएगी। तो आपके पास अगर आप रिटर्न में जाए ना, तो पहला कॉलम है टोटल का, दूसरा है नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, सेपरेट ब्लॉक, वो सब माइनस कर देगा, और एंड पे कॉलम बचेगा टैक्सेबल का। और कंप्यूटेशन का फॉर्मेट भी यही होता है, सबसे पहले इनकम आती है, फिर आपकी टोटल इनकम आती है, फिर आपकी टैक्सेबल इनकम आती है। तो ये चेन आपको वहां से मिलेगी। रही बात टैक्स, आपने फिर आप पूछना आगे कि ये टैक्सेबल और टोटल इनकम किधर है, तो सेक्शन 9 और 10 के अंदर आपको टोटल और टैक्सेबल इनकम जो है वो मिल जाएगी। अच्छा जी, वो सवाल एक कामरान जमील साहब कर रहे हैं, कहने इफ एनीवन फाइल रिटर्न ऑफ यूएई कंपनी देन हाउ वी ट्रीट इनकम इन टैक्स रिटर्न ऑफ यूएई कंपनी। कामरान जमील साहब, पहली बात तो ये है कि पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि वो कंपनी जो है अगर यूएई की है तो उसकी कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम है, क्योंकि लफ्ज कंपनी है, अगर वो यूएई की कंपनी बेस कंपनी है तो उस पे और पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है तो फिर तो उसकी रिटर्न बनती ही नहीं, क्योंकि वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी तभी फिर आपको डबल टैक्सेशन ट्रीटी और एग्जम्पशन को देखना पड़ेगा, और उनको चेक करके तो फिर आप उसकी रिटर्न पाकिस्तान में फाइल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपनी थी, उसके डायरेक्टर कुछ रेजिडेंट थे, कुछ नॉन रेजिडेंट थे, ठीक हो गया, और उसकी रिटर्न पाकिस्तान सोर्स इनकम थी, तो वो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक हम उनकी रिटर्न फाइल करते थे। जी कामरान जमील साहब, मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। सबसे पहले तो कंपनी का रेजिडेंशियल जी ऐसे ही है, वो यूए कंपनी कह रहे हैं ना, इसीलिए तो कह रहे हैं। फिर आगे सोर्स ऑफ इनकम भी चेक करना पड़ेगा ना, वही मैंने उनको कहा। आगे जी, अच्छा आपके कितने हो गए जी? जुनेद मिर्जा साहब, मैं आपका सवाल लेता हूँ भी, इसको जरा अगला मैं क्वेश्चन देख लूँ। हाँ जी, कौन सा 9 है? जी आप लोगों का कोई सवाल तो नहीं है? सर, सॉरी, देखा जाए तो जो इनकम हमारी वो बेसिक इनकम होती है। इनकम मींस इनकम का जो भी मतलब इनकम वो आप बेसिक होगी, जो आप रिसीव कर रहे हैं इनकम, वो है ना, और जो टोटल इनकम होती है वो इनफैक्ट ग्रॉस होती है, जिसके अंदर ये नहीं कि वो ये सबको जमा करके और उसमें फिर एग्जेम्प्ट इनकम को भी जमा करना है। वो भी होगी एग्जाम्प्ट और डिडक्शन। आपकी रिटर्न में ना अब सेपरेट जगह बन गई है। ठीक है। पहले कभी लोग एग्जेम्प्ट इनकम डिक्लेयर नहीं करते थे, अब उन्होंने बकायदा लिखा हुआ है कि एग्जेम्प्ट इनकम बताएं, क्यों एग्जेम्प्ट है वो भी बता दें। जैसे अगर मैं एग्री इनकम लिखूं एग्जेम्प्ट है, तो मुझे सेक्शन 41 का रेफरेंस देना पड़ेगा, उसमें एग्जेम्प्ट है पर फेडरल लॉ में। अच्छा जी, कहाँ थे हम लोग? 9th का आ गया जी, 2 रह गए ना जी। कौन कौन सा 9 नंबर है? मेरे पास आ रहा है वो क्या है जी? हाँ जी, ये बड़ा मैंने एक अपने आप से सोचा है। अच्छा जी, कामरान जमील साहब कह रहे हैं नहीं। अच्छा, तो कामरान जमील साहब फिर क्या बाकी है? पहले मुझे ये बताएं, अगर उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है ही नहीं तो फिर आपको पाकिस्तान में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर ये आपको ओके हो गया तो इसको क्लियर कर दीजिएगा जी। नहीं है इनकम तो कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान में रिटर्न फाइल करने की। अच्छा जी, 9 नंबर क्वेश्चन है, ये मैंने खुद ही से एक सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लें। अगर मैं किसी बंदे की एओपी की या कंपनी की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? असद इकबाल साहब, आपका सवाल लेते हैं जी, ये जरा कर लें। तो देखें, फर्ज करें आप किसी इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट। दूसरा, इसका टैक्स ईयर कौन सा है, किस साल की रिटर्न फाइल होनी है, 2 बातें होगी। तीसरा, अब इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। एक बंदा की सैलरी लेता है तो आप उसे कहेंगे जी मुझे बैंक स्टेटमेंट दो, सैलरी सर्टिफिकेट दो, अगर सैलरी स्लिप्स हैं तो वो भी दे दो। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि इस बंदे की तनख्वाह कितनी है। इसी तरह जितने हेड्स ऑफ इनकम है, एक बंदा कारोबार कर रहा है, मतलब दूसरा प्रॉपर्टी इनकम है, हर एक के पे थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखें, हर एक में 2 चीजें बड़ी कॉमन है। अगर तो लो इनकम तो मैंने सबकी लेनी है, चाहे प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, वट एवर जो भी है, मुझे आप डॉक्यूमेंट्स देंगे इनकम का, लाओ भाई बैंक स्टेटमेंट रखो, 2 चीजें तो मस्ट हो गई। तीसरा पॉइंट ये आएगा, अगर लो एक्सपेंसेस लो करता है तो मुझे एक्सपेंसेस की नेचर और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लाजमी चाहिए होगा। तो भाई आपके खर्चे कौन कौन से हैं, वो मुझे लिस्ट बना के दो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ हो। ये कुछ ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए कि अब आप कोई भी ले लो, रेंटल है तो आप रेंट रीड मांगेगी, बैंक स्टेटमेंट मांगेगी, खर्चे की हैं लाओ भी प्रॉपर्टी टैक्स का डॉक्यूमेंट दो,
लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस है वो दे दो, कोई मार्कअप पे किया प्रॉपर्टी की एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन पे वो दे दो। तो जो जो खर्चे हुए हैं सबका सपोर्टिंग। इसी तरह बिजनेस है, कहा क्या काम करते हैं जी आप, चीज़ें बेचते हैं, क्या बेचते हैं जी, सीमेंट बेचते हैं जी, लाओ भाई इनवाइसेस हो, परचेज किससे किया वो बताओ, खर्चे बताओ, ये लाजमी उन्होंने आपसे लेने। फिर जहाँ ऑडिट रिक्वायर है ऑडिटेड अकाउंट चाहिए होंगे, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होंगे। इसी तरह चौथे में आ जाओ कैपिटल गेन में, जी एसेट कब खरीदा कब बेचा उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दें, परचेज का एग्रीमेंट टू सेल दें, सेल का डॉक्यूमेंट दें, बैंक स्टेटमेंट दें। चलो ये भी हो गया। एक चीज़ मुझे याद आ गई आपके काम की, इस वक्त कानून ये है कि अगर आपने कोई फिक्स एसेट खरीदना है, क्या कहा मैंने, इमूवेबल एसेट लेना है, तो 50 लाख से ज्यादा का होगा तो पेमेंट थ्रू क्रॉस चेक होएगी, और अगर वो मूवेबल हुआ तो 10 लाख रुपए तक कैश हो सकता है, उससे ऊपर जाएंगे तो पेमेंट थ्रू क्रॉस चेक होएगी। इमूवेबल का 50 लाख से ज्यादा और मूवेबल का 10 लाख से ज्यादा। ठीक हो गया। अब अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो आपको दो प्रॉब्लम्स होंगी। नंबर 1, जब अगर वो बिजनेस एसेट हुआ तो एक्सपेंस नहीं मिलेगा, और अगर वो पर्सनल हुआ तो जब बेचेंगे तो वो कॉस्ट माइनस नहीं होगी गेन में से, गेन निकालते वक्त। यानी अगर मैंने फर्ज करो 60 लाख का कैश में लिया और बाद में 1 करोड़ का बेचा तो गेन मेरा 1 करोड़ रुपया निकल आएगा, वो 60 लाख माइनस नहीं होगा पर्सनल में। ऐसा ही कैपिटल गेन निकालते वक्त तो सदा के तौर पे उन्होंने ये लिमिटेशन लगाई है। जी असद इकबाल साहब आपका सवाल लेता हूँ। कामरान जमील साहब ने क्या कहा जी, वो कह रहे हैं इफ पर्सन, वही वाला यूएई कंपनी का, वो कह रहे हैं इफ पर्सन डूइंग बिजनेस इन यूएई he wanted to purchase property in Pakistan, how he become filer। एक कामरान जमील साहब, फिर सीधी बात है ना, वो पैसा बैंकिंग चैनल के थ्रू पाकिस्तान में लेके आए, और अभी वैसे ना अभी एक लॉ पास हुआ है, उन्होंने ये कहा है जो एसआरओ आया है कि जो नॉन रेजिडेंट है अगर वो उनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है और वो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू पैसे भेजेंगे तो उनको ऑटोमेटिक वो नॉन एटीएल को एटीएल का स्टेटस दे देंगे। लेकिन इसमें एक प्रोसेसिंग है, उसमें टाइम लगेगा, तो बेहतर यही है कि आप उसकी रिटर्न फाइल करके उसको एटीएल की लिस्ट में लेके आए, अदरवाइज और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी, वरना नॉन, आपको पता है डबल रेट आपको परचेज की प्रॉपर्टी पे पड़ जाएगा अगर आप नॉन एटीएल में रहते हैं, तो ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, लंबा प्रोसेस होगा, एप्लीकेशन बढ़ेगी। उससे बेहतर है कि नील की रिटर्न फाइल कर दें तो वो, और वेल्थ को लाजमी बनाना है, क्योंकि वेल्थ एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो किसी वक्त भी आपसे मांगा जा सकता है, और कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू इवन के लॉ रिक्वायर ना कर रहा हो, उसके पास ये पावर अवेलेबल है, वो किसी भी बंदे से वेल्थ स्टेटमेंट मांग सकते हैं, वो इंडिविजुअल हो। मेरा ख्याल है कामरान जमीन साहब आपने अपना इशू शेयर भी कर लिया और आपको जवाब भी मिल गया होगा। हाँ जी, 9th डॉक्यूमेंट था। इसी तरह अगर अदर इनकम है, 5वां भी ले लो, तो आप इनकम का सोर्स बताएंगे और खर्चों के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देंगे। दोनों तरफ से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, ना वो इनकम में जान छूटी हुई है ना एक्सपेंडिचर में जान छूटी हुई है, तो डॉक्यूमेंट्स के बगैर इसका मतलब कुछ भी नहीं है। चाहे सैलरी हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे बिजनेस इनकम हो, चाहे कैपिटल गेन हो, चाहे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, इसका मतलब है डिपार्टमेंट ने दोनों चीजें आपसे ले ली है। इनकम साइड भी वो कवर करेंगे, यार बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा, अंडरस्टेट तो नहीं कर रहा, वेरीफाइबल सेल दे रहा है। दूसरा, जितने आपके अब एजुकेशन में बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं या इदारे हैं, आपको पता है फीसें अब बैंक में जमा होती क्यों होती है पता है? तो वो कहते हैं जी कैश में बंदा झूठ बोल देता, मैंने रिसीव ही नहीं किया, न देने वाले का पता न लेने वाले का पता, तो बैंक में आया होगा तो फौरन ही बंदा पकड़ा जाएगा। इसलिए अब बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपनी रसीदें देते हैं, वो बैंक में जाके जमा होता है। इसका अब देखें एक और भी चीज़ है, फिर वो बंदा बैंक भी तो शो कर रहा हो ना, अगर एक बंदा बैंक ही शो नहीं कर रहा तो उनको कैसे पता लगेगा? तो दोनों ताली दोनों हाथों से बचती है, खाली रिसीव नहीं करना, शो भी करना है आगे। चले बहरहाल चेक एंड बैलेंस। फिर अगर आप पूरा शो कर देते हैं, देखें मेरे पास बड़े ऑप्शन है, मैं आपके नंबर ऑफ बताऊंगा, टेंडर शीट दिखाएं बच्चों की, आपने कितने बच्चों को पढ़ाया, कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, कितने चले गए, वो सब की लिस्ट मुझे बना के दे। एडमिशन कितने हुए थे मुझे फॉर्म ला के दे, उनके एड्रेसेस दें, मुझे वेरीफाई करा, ताकि मुझे पता हो कि आप पूरे बच्चों की फीसें जो है वो शो हो रही हैं। गर्ज ये कि दोनों साइडें उन्होंने लेनी है ताकि आप प्रॉफिट को ओवर या अंडर स्टेट ना कर दें, इनकम को ओवर या अंडर स्टेट ना कर दें। देखें उनको ज्यादा टैक्स नहीं चाहिए, ये मैं आपको बताता चलूं, पूरा टैक्स चाहिए, जो बनता है वो दे दें, बात खत्म हो जाएगी।
नहीं भी होगी तो राइट ऑफ अपील आपके पास है, आप जाके अपील में कर लें। आखिरी है जी, ऑनलाइन में मैं लेता हूँ जी। कामरान जमीन साहब ने ओके कर दिया, चले आपका शुक्रिया जनाब। असद इकबाल कह रहे हैं सर आंसर माई क्वेश्चन। असद साहब बिल्कुल जवाब देता हूँ, फिक्र टेंशन मत लें, ये आखिरी क्वेश्चन करके आपकी तरफ आता हूँ जी। आखिरी सवाल है, वाई वी डिटरमिन दी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए टैक्स पे। देखिए बात ये हो रही है, असल में लॉ ये कहता है सेक्शन 11 के थ्रू, आपने अगर पढ़ना हो ना तो सेक्शन 11 का सबसेक्शन 5 और 6 है। 11 के लिए कानून क्या कहता है, सिंपल सी इक्वेशन है, रेजिडेंशियल, जब वंस यू विल डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए टैक्स पेयर, वो कैसे करते हैं वो बाद में करेंगे। आपने डिटरमिन कर लिया एक बंदा रेजिडेंट है, तो इक्वेशन बाहर आएगी PSI प्लस FSI, पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम, वर्ल्ड इनकम पे टैक्स हो गया। मैं एक बात कर रहा हूँ, नॉन रेजिडेंट का क्या है, ओनली पाकिस्तान सोर्स इनकम, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होती, चाहे उसने उधर टैक्स पे किया या नहीं किया। ये जी आपको, अगर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस का ही नहीं पता तो फिर आप टैक्सेबल इनकम निकालेंगे कैसे, कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है, आप सही जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। अब या तो इनकम आप अंडरस्टेट कर देंगे या ओवरस्टेट कर देंगे। ये थे जी आज के रेजिडेंशियल स्टेटस के मुताबिक आपको क्यों ज़रूरी होता है, ताकि आप एक्चुअल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर सकें। आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप कर सकती हैं। हाँ जी, कोई नहीं है, मैं ज़रा उधर से ले लूँ, 2 सवाल उधर भी आए हुए। उन्होंने मुझे कहा है, मिर्ज़ा जुनेद मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं आई वन, कहते हैं रेजिडेंट पर्सन रनिंग बिजनेस इन USA एंड वर्किंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड पे टैक्स इन US लाइक गारमेंट्स सेलिंग ऑन Amazon, इज इट टैक्सेबल इन पाकिस्तान। देखें जुनेद मिर्ज़ा साहब, बात ये हो रही है, अगर आप चीज़ें यहाँ से वहाँ बेच रहे हैं तो आप पहले चेक करें कि आप जो 133 क्लॉज है उसके अंदर, मुझे लगता तो नहीं है, खैर शायद आप फॉलो करते हैं, उसमें ये है कि आपकी फॉरेन सोर्स इनकम है। अब इसमें एक और चीज़ भी है, अगर आप चीज़ें यहाँ से भेज रहे हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो फिर आपकी एक्सपोर्ट सेल है, ठीक है, सीधी बात है, ये तो एक्सपोर्ट हो गया। आप ऑनलाइन ऑर्डर चाहे आप ऑनलाइन ले लें, चीज़ें तो आपकी, इसमें एक क्लॉज भी है कि ऑनलाइन वालों को रिड्यूस टैक्स रेट चार्ज होता है, उसको ज़रा चेक कर लीजिएगा, वो मैं आपको बाद में क्लॉज भी रेफर कर दूंगा। लेकिन अगर आप चीज़ें ऑर्डर बेशक आप ऑनलाइन लेते हैं और चीज़ें आप यहाँ से बेचते हैं और डॉक्यूमेंट है तो आपका एक्सपोर्ट सेल है, वो तो सीधी बात हो गई, वो तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा अगर लॉ में कोई और एग्जम्पशन ना हुई तो। मेरा उम्मीद है जी आपको जवाब, इससे मदद मिल जाएगी। जुनेद साहब ऐसे ही है तो उसको ओके कर दें। असद बिलाल साहब कह रहे हैं जी, इफ ए रेजिडेंट कंपनी मेक्स पेमेंट इन अब्रॉड आइदर अगेंस्ट दी सर्विसेज और सप्लाईज और वट एवर, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग इन फॉरेन, ठीक है, यानी एक रेजिडेंट कंपनी को बाहर का प्रोजेक्ट मिला और पेमेंट यहाँ से गई है, तो क्या होगा, विल द विद होल्डिंग प्रोविजंस बी एप्लीकेबल। अच्छा, और भी उन्होंने कहा है, इफ यस अंडर व्हाट सेक्शन, इफ नॉट हाउ। देखिए बात ये है, आपने कहा रेजिडेंट कंपनी ने पेमेंट की अगेंस्ट दी सर्विसेज और सप्लाईज और व्हाट एवर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, पहले मुझे ये बताएं, आपने कहा अंडरटेकन इन फॉरेन। देखें असद मुगल इकबाल साहब, 2 चीज़ें हैं, अगर आपने मुल्क से बाहर बंदे ने या कंपनी ने बाहर जाके पेमेंट की है, जैसे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे एक बंदा हज उम्रे की सर्विस लेता है, पाकिस्तान से एयरपोर्ट से चला जाता है, वहाँ एयरपोर्ट पे उतरता है, आपने वहाँ एक बंदे को कहा हुआ कि मुझे तमाम ज़ियारतें आपने करानी है, स्टे भी आपने कराना है, मुझे पिक भी आपने करना है, मुझे ड्रॉप भी आपने करना है, तो उस बंदे की ये इनकम है फॉरेन सोर्स इनकम। आप उस पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं काट सकते, क्योंकि एक तो उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में नहीं है, दूसरा उसने सर्विसेज या चीज़ें बाहर दी हैं, तीसरा वो पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं बनती, चौथा फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं है। अब रही बात सेक्शंस की, तो सेक्शन आप पढ़ेंगे 103 और उसके बाद आप पढ़ेंगे, अल्लाह आपका भला करे, 103 के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि उसकी वो नॉन रेजिडेंट है, और उसको आप पढ़ेंगे 11 सबसेक्शन 6 के साथ, क्योंकि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम
पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं है। और तीसरा आप पढ़ेंगे 152 सेक्शन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर रेजिडेंट की इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल ना हो तो फिर आप उस पर विथहोल्डिंग टैक्स नहीं काटेंगे। तो मुझे उम्मीद है असद इकबाल साहब, जब आप 11(6), 102, 102, 103 और 103 है बेसिकली, और फिर इसको पढ़ेंगे 152 सेक्शन के साथ, तो फिर आपको जवाब तो वैसे मैंने आपको वैसे ही दे दिया है, अब आप उसको जाके पढ़ लें आपको, क्योंकि इस तरह के 3-4 प्रैक्टिकल केस हमारे पास आए थे। तो मुझे उम्मीद है असद साहब आपको जवाब मिल गया होगा, अगर ऐसी है तो इसको ओके कर दें। जमील साहब ने तो ओके कर दिया था। ले जी आज का लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए जी जो आज आ रहे हैं। पहला है जी, किसने किया जी, राशिद हफीज साहब है, वो कह रहे हैं इफ ए सैलरीड पर्सन हैज जनरेटेड इनकम बाय सेल ऑफ कार्स, अच्छा, इन मैनी टाइम्स वाया परचेज एंड रीसेल इन मार्केट एंड द अमाउंट वाज रिसीव्ड इन द बैंक अकाउंट, अच्छा ठीक हो गया, आइदर ही इज एलिजिबल टू एडजस्ट दिस हिज टैक्स इन टैक्स पेएबल टुगेदर हिज एम्प्लॉयर। देखें राशिद हफीज साहब, 149 सेक्शन जो है ना, सिर्फ वो टैक्सेस की परमिशन देता है जो उसने लिखे हुए हैं। आप कर रहे हैं अलग से बिजनेस कर रहे हैं, उसकी इनकम आपकी इनकम पे जमा करके आपको टैक्स लगेगा, और अल्टीमेट जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वहां आप एडजस्टमेंट ले सकते हैं एम्प्लॉय के अगेंस्ट। आप जो है, हाँ, अगर राती गाड़ी खरीदी है उस पर कोई टैक्स कटा हुआ है तो वो उसकी एडजस्टमेंट आप उसके साथ कर सकते हैं। जी राशिद हफीज साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। आखिरी है जी मिर्जा, ये जुनेद साहब कह रहे हैं प्रोडक्ट सोर्स फ्रॉम चाइना, तो ठीक है ना, वो तो जुनेद साहब मैंने आपको जवाब दे दिया है। असद इकबाल कह रहे हैं सर काइंडली रिपीट एंड एलोबरेट प्लीज। देखिए असद साहब, मैंने आपको 3 सेक्शन दिए हैं। 11 सब सेक्शन 6 ये कहता है, 3 फिक्रे हैं मेरे पास आपके लिए। 11 सब सेक्शन 6 ये कहता है कि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं है। फिर आप आएंगे 152 यानी 152 सेक्शन के अंदर, इसका मेरा ख्याल है 152 का सब सेक्शन 3 है, उसका 3 का डी है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम है वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होगी, और जब नहीं होगी तो उस पर आप विद होल्डिंग टैक्स नहीं काट सकते। फिर आपने पढ़ना है 103 सेक्शन, जिसमें ये लिखा हुआ है कि रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स क्रेडिट है, नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम पे कोई टैक्स क्रेडिट नहीं है, क्योंकि वो टैक्सेबल ही नहीं है। तो ये 3 चीजें आपको जो है आपके काम आ जाएंगी, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर भी समझ ना आए तो मेरे साथ टाई अप कर लीजिएगा। जी जनाब, आप लोगों का अगर कोई और क्वेश्चन हो, आपके जेहन में आया हो, आप पूछना चाह रही हैं या ऑनलाइन आप करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के तमाम सवालों के मैं जवाब दूं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा लास्ट 5 मिनट्स है आप लोगों के पास, आप चेक कर ले, वरना ये सेशन इधर ही क्लोज हो जाएगा। सर आपने इधर बताया था एग्जाम सप्लाई के बारे में। मिस लॉ ने ना 6 शेड्यूल में एक लिस्ट बनाई हुई है। अगर उन ट्रांजैक्शन में आप चले जाते हैं, जैसे कहीं कुरान मजीद के ऊपर उन्होंने स्पेसिफिकली सेल टैक्स से छूट दी हुई है, बुक्स के ऊपर उन्होंने छूट दी हुई है, मेडिसिन के ऊपर दी हुई है, ऐसे ये लिस्ट है पूरी, एक नहीं है, पता नहीं कितने आइटम्स है। अगर आप उसमें जाके सप्लाई या इंपोर्ट करते हैं, या इंपोर्ट और सप्लाई है, तो 6 शेड्यूल के अंदर वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम, आप एग्री प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, खाली पैक्ड पोटैटो नहीं, खाली आप आलू बेच रही हैं, ठीक है, अनपैक्ड मिल्क आप बेच रही हैं, तो उसके ऊपर सेल टैक्स अभी नहीं लगा हुआ, कुछ आइटम आपको बताए गए, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। अब जब आप इसके ऊपर जितना भी सेल टैक्स पे करेगी, बिजली पे, अदरवाइज परचेज पे, किसी और चीज पे करेगी, या फिक्स एसेट्स पे भी इवन, तो वो उसकी कॉस्ट में चला जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल और नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस कॉस्ट का हिस्सा बन जाते हैं, तो वो उस रिस्पेक्टिव परचेज का, फिक्स एसेट का, रॉ मटेरियल का हिस्सा बन जाएगा। जी आपने कुछ और देखा हो, लास्ट 5 मिनट्स हैं जी, ऑनलाइन भी अगर कोई सवाल हो, क्योंकि 1 घंटे का सेशन पूरा करना है, बाकी 5 मिनट मेरे पास बाकी है, वरना मैं कोई और कोई चीज आप देख लें, आराम से देखें, कोई चीज से। एक और सवाल आ गया जी,
असद इकबाल कहते हैं ओके सर थैंक यू आई एम क्या पार्शली सेटिस्फाइड। अच्छा, एज दिस इज द केस ऑफ रेजिडेंट कंपनी मेकिंग पेमेंट्स इन अब्रॉड नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, ये तो फिर पेमेंट ही बाहर हो रही है यार, ये तो और भी ज़्यादा आसान हो गया। अगर आपने पेमेंट यहाँ से भी की हो या वहाँ से भी की हो फिर तो चैप्टर ही क्लोज हो गया यार। आप इधर से भी, मैं आपको इधर वाला भी क्लोज कर रहा हूँ, आप तो वैसे ही उधर कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रूफ ऑब्वियसली क्योंकि आपने कुछ ना कुछ अकाउंट फोर तो करना होगा ना कि आपने वहाँ पे क्या सर्विसेज ली हैं, तो क्या आपने बेनिफिट लिया है। देखें, मैंने हाजुमरा वाले की एक एग्जांपल आपको दी है, एक हमारे पास एग्जांपल थी, उसके अंदर जुनेद साहब ने भी ओके कर दिया जी, राशिद रफीक साहब ने ओके कर दिया। अब एक कंपनी ने पेट्रोल बेसिकली खरीदा मुल्क से बाहर, बल्कि केस था किसी हाजुमरे की सर्विसेज वाले का था। उन्होंने क्या किया, 5 करोड़ की बाहर पेमेंट की। अब गौर से सुनना, 5 करोड़ की बाहर पेमेंट गई, जो बिल आया, मुख्तलिफ लोग थे ना, क्योंकि हाजुमरे में बड़ा पैकेज होता है आपको पता। उन्होंने कहा जी आपने टैक्स नहीं काटा, इन्होंने कहा जी जवाब नहीं दिया या लिखा एप्लीकेबल नहीं है, नहीं बात मानी। उन्होंने 5 करोड़ पे सीधा 20% लगाया, वो बन गया 1 करोड़ रुपया। उन्होंने कहा जी अब 1 करोड़ रुपया हमें जमा कराएं आप। वो बंदा परेशान कि यार ये क्या हो रहा है, पेमेंट मैंने की है बाहर, उस बंदे की पाकिस्तान में इनकम ही कोई नहीं है, ना वो यहाँ ऑफिस है, सर्विसेज भी बाहर रेंडर्ड हुई हैं, तो टैक्स कैसे लग गया उस बंदे को, वो टैक्स क्यों देगा आपको। मेरा सवाल ये है, एक बंदा बाहर बैठा हुआ है, सर्विसेज उसने उधर दी, पैसा उसने उधर कमाया, टैक्स लॉज उसके वहां एप्लीकेबल हैं या नहीं वो मुल्क बेहतर जानता है, आप बीच में किधर आ रहे हैं, मेरा सवाल ये है। और पाकिस्तानी लॉ उस पर अप्लाई क्यों होगा, वो तो बंदा ही इधर नहीं है भाई। हाँ, आपने पेमेंट की है, आपके पास सपोर्टिंग होना चाहिए, जहां क्रॉस चेक का या जो भी तरीका है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तो वो आप पूरा कर दे, तो फिर वो टैक्स क्यों दे। एक बात तो ये है, यहां से तो जनरेट किया ही कुछ नहीं उसने। आपने खुद ये कहा 11 सबसेक्शन 5(6) में कि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं है, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं इसका टैक्स काट लो, तो कहेगा जनाब आप खुद ही तो कह रहे हैं ये टैक्सेबल नहीं है। तो जब एक चीज टैक्सेबल ही नहीं है तो फिर टैक्स क्यों मेरा काटा जा रहा है, मैं क्यों कटवाऊं टैक्स अपना। अच्छा, फिर मुझे वापस कौन करेगा, मेरे तो 1 करोड़ रुपया ब्लॉक हो जाएगा पाकिस्तान में। तो इसलिए लॉजिकल भी है, टेक्निकल भी है और लीगल भी है, सारा कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। फिर इसको समझाने में हमें 3 महीने लगे बंदे को। हमने कहा जी पेट्रोल लिया बाहर से, हेड ऑफिस ने पेमेंट की, हेड ऑफिस ने उसको पेमेंट कर दी, आप कह रही जी इसने 6 करोड़ बाहर देना है, तो ये टैक्स किधर है। मैं कहा जी टैक्स किसका काटना है, हमने जी उसका जिसको आपने पेमेंट की। हमने कहा जी हमने हेड ऑफिस को खर्चे सिर्फ वापस किए, उसने हमें बिल दिए, ये बिल है, ये पेट्रोल जो बाहर डला। अगर पेट्रोल बाहर लिया गया है और बाहर ही इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना, वो तो ओबियसली पैसे उन्होंने लिए हैं, तो इस पे पेट्रोल पंप की पाकिस्तान सोर्स इनकम तो ये है ही नहीं। पाकिस्तान में क्या है, कुछ भी नहीं, सब्सिडी आई है नहीं, गुड्स आई है नहीं, इनवाइस कहाँ की है वहां की, सप्लाई कहाँ हुई वहां पे, पेमेंट कहाँ हुई वहां पे, तो विद होल्डिंग टैक्स कैसे लग जाएगा इसको जी। असल में स्टेट बैंक ने क्लियरेंस दी हमें कि आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन पहले एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लेके आए टैक्स ऑफिस से, तो एफबीआर ने 3 महीने हमें रोकी रखा, लेकिन उन्होंने दिया, हमें फुली सेटिस्फाइड हो गए, हाँ जी आपकी बात ठीक है, आपका विद होल्डिंग टैक्स नहीं बनता। फिर उसमें ना एक डबल टैक्सेशन टीटी एग्रीमेंट भी होता है, उसमें लिखा हुआ था पाकिस्तान ने उज्बेकिस्तान को स्पेशल ये एयरलाइंस को ये छूट दी हुई है कि उनकी इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होगी, ये भी छूट है उसके अंदर। तो वो सारी चीजें जब शेयर हुई, तो असल में जब कोई नई चीज होती है ना उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अब मैंने, मैडम बड़ी अच्छी थी चीफ कमिश्नर उनकी, ये नहीं कि मैं वो गलत तरीके कर रहा हूँ, जो अच्छा होता है वो अच्छा ही होता है, उन्होंने बड़ा अच्छा एंटरटेन किया। मैंने कहा मैडम बात ये है, आप लोग क्यों इसका टाइम लगा रहे हैं, जो उनकी कमिश्नर ने पहले रिजेक्ट कर दिया, उनकी फीमेल ने रिजेक्ट कर दिया, हमने आपको देना ही नहीं, आपका बनता ही नहीं। हम चीफ कमिश्नर के पास चले गए, रिवीजन की पावर है ना उनके पास, मैडम जल्दी समझ गई, सारा कुछ उन्हें पता था। मैंने कहा मैडम मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पहली दफा ये मेरे पास केस आया है, इसको समझने में मुझे महीना लग गया था। मैं कहा यार ये हो क्या रहा है, हम कैसे साबित करेंगे, वो हमसे सवाल करेंगे भाई ये क्या हो रहा है, ये आप कर क्या रहे हैं, ये तो हमें नहीं समझ आ रही। तो पहले अपने आप को मुझे समझाने में 1 महीना लग गया है। तो जो बंदा नया होगा उसको वो पहले कहेगा यार ये क्या कहानियां सुना रहा है मुझे, ये तो ऐसे है ही नहीं।
इसलिए मैं आपको शॉर्ट ये करके बता रहा हूं कि ये 3 चीजें आप मिला लें, सेक्शन आपके सामने है, इसको पढ़ें, टाइम ले अपना, इसको समझने, उसके बाद हमें दे दें। ये फेक चीज नहीं है, ये जेन्युइन चीज है। और दूसरा, ये कंट्री टू कंट्री की बात हो रही है, ये मैं बता दूं, ये स्टेट वर्सेस स्टेट है, ये इदारे की मैं बात नहीं कर रहा, किसी प्राइवेट इदारे की वो झूठ बोल रहा है, ये आगे कर गया ऊपर कर गया, ये उसकी बात नहीं हो रही है। फिर हमने वहां से लेटर हेड मंगवाए, उनके लेटर हेड भी उन्होंने लिख के दिया कि हमारे ये जो बिल है ये पेट्रोल के है, और उस पर गवर्नमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान की स्टैंप लगी हुई थी, ये ऐसे नहीं आया। इसको आप, अच्छा हमने दिया, आप कहें ये फेक है, आप थर्ड पार्टी से वेरीफाई कर लें, हमें कोई मसला नहीं है। ऑडिटेड अकाउंट चाहिए, सेक्शन चाहिए, लेटर हेड चाहिए पेट्रोल की। फिर उन्होंने ये भी चेक किया, टैक्स ऑफिस वाले माशाल्लाह, बड़ा मजा आया काम करके उनके साथ। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान से उज्बेकिस्तान का किलोमीटर कितने बनते हैं, अब ये भी तो बताए ना। देखें मसला ये, अगर तो जहाज सीधा इधर आ जाए फिर तो किलोमीटर निकल आते हैं, तो अगर वाया वो आता है तो फिर आप किलोमीटर कैसे निकालेंगे? फिर वो जहाज 4 जगह पे जाके अगर यहां पहुंचा है तो आप तो कहेंगे पेट्रोल ज्यादा डल गया। हम आपके ये भी सवाल का जवाब दे, वो ये ना कहें कि आपने लिया पेट्रोल 1 करोड़ का है और पैसे 6 करोड़ ट्रांसफर करी जा रहे हैं। उन्होंने, मैंने कहा लिस्ट दी है कि टोटल पेट्रोल इतना डला है, उसमें से पाकिस्तान का जो शेयर बनता है वो ये बनता है जो आपकी सवारियों का, जो आपने हमें वापस करना है। उनके दूसरी कंट्री में भी, फर्ज करें चाइना भी गया उसका जहाज, तो वो तो उनके साथ है ना उसका एग्रीमेंट, हमारे साथ नहीं है। तो फिर वो बड़ी किलोमीटर, अच्छा जी एक जहाज कितने, 1 लीटर में कितने किलोमीटर करता है, यहां तक बात पहुंची, बड़ी बड़ी बहस हुई उधर। हमने कहा देखे, एक जहाज नया है, एक पुराना है, एक एवरेज बहुत जबरदस्त देगा, एक कम देगा। अब आप इस चक्कर में आप एवरेज आउट कर ले, आपको पता लग जाएगा कि कितनी फ्लाइट्स आई हैं और कितनी गई है। ये लिस्ट भी दी उन्होंने बकायदा, पूरी लिस्ट आई, कितनी साल में फ्लाइट्स आई, कितनी गई, और पाकिस्तान में कितनी वाया किया। तो उनको कुछ आइडिया होगा कि नहीं यार ये बात, हाँ अगर मैं पेट्रोल कम लेके ज्यादा ट्रांसफर कर रहा होता, ये भी कॉमन सेंस है ना, पेट्रोल ज्यादा डला है, पैसे कम जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो वाया जहाज आ रहे हैं, किसी की एवरेज कम ज्यादा और वाया भी जहाज है, तो ये तो एग्जैक्ट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब ये कॉमन सेंस है कि पेट्रोल ज्यादा है और पैसे कम जा रहे हैं। अब वो एवरेज भी हो सकता है और वाया ऑब्वियसली। देखें आप लाहौर से सीधा ही युगांडा पहुंच जाते हैं, एक बात हो रही है, हो भी सकता है। कई दफा कराची, दुबई, ये अभी काफी लोग जाते हैं ना, कहाँ गए हैं आपके मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो क्या कहता है वाया आपको 4 जगहों से घुमा के, अच्छा फिर वहां जहाज खड़ा रहता है 4-4 घंटे, 5-5, 6-6 घंटे, 3-3 घंटे, लेट हो जाए पता ही कोई नहीं। तो ये सारी चीजें जब शेयर हुई तो उन्होंने, मैंने कहा देखें मैडम, बंदा एक जगह पे झूठ बोलेगा, 2 जगह पे बोलेगा, 6 जगह पे नहीं, वो आपको बेवकूफ बना सकता। आप भी प्रोफेशनल है, आपको डाटा हमने दिया है, आप हमारा एक डॉक्यूमेंट गलत साबित कर दें, हम उठ के यहां से चले जाए, लेकिन चीजों को वेरीफाई कर ले। फिर 3 महीने बाद जाके उन्होंने हमें ओके किया, नहीं भाई ये बात ठीक है, ये कंट्री टू कंट्री है, ये आपका बनता है। उन्होंने हमें 152 का एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट दिया। बहरहाल बात ये है, पेपर वर्क। आज का लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन आए? सनम फयाद है जी, वो क्या कह रहे हैं जी, कैन डिस्ट्रीब्यूटर क्लेम विद होल्डिंग सेल्स टैक्स डिडक्टेड इन इलेक्ट्रिसिटी बिल इन सेल्स टैक्स रिटर्न? समन फयाद पूछ रहे हैं जी सवाल। समन साहब बात ये हो रही है, अगर आपकी डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इनपुट होता है ना वो आपको मिलता है, अब चूंकि आपने एडमिन के लिए यूज किया है तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको पता है या सेलिंग के लिए होगा या एडमिन के लिए होगा, आपकी प्रोडक्शन से तो एसोसिएटेड है ही नहीं। तो बिजली के ऊपर जो मेरा नहीं ख्याल है कि आप इनपुट क्लेम कर पाएंगे। अब आप सेक्शन 8 पढ़ लीजिएगा, उसमें डायरेक्टली रिलेटेड जो इनपुट है सिर्फ वही मिलता है। अब आपको करना क्या होगा, ये आपकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा, बिजली आपको इनपुट नहीं मिलेगा मेरे मुताबिक। इसको जरा देख लीजिएगा, मेरे मुताबिक तो यही है जी जनाब। आज के लिए सेशन भी पूरा हो गया, सवाल भी पूरे हो गए, ऑनलाइन में भी कोई नहीं है। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज जी।